हेलो। पिछले वीडियो में हमने आपको पारसी या ईरानी आक्रमण के बारे में बताया था कि भारत पर जो सबसे पहला आक्रमण हुआ था वो हखामनी शासकों द्वारा हुआ था, जो कि ईरान के थे। इसके बाद भारत पर जो अगला आक्रमण हुआ, पारसी आक्रमण के पश्चात भारत पर पश्चिमोत्तर क्षेत्र से ही या पश्चिमोत्तर भाग पर एक अन्य आक्रमण का शिकार हुआ, जो कि यूरोपीय विजेता सिकंदर के द्वारा किया गया। तो आज हम यूनानी आक्रमण या सिकंदर का आक्रमण का अध्ययन करेंगे। हमने आपको बताया था कि आर्मेला के युद्ध में पारसी सेना जो दारा तृतीय की थी वो सिकंदर से हार जाती है, और इसके बाद भारत का जो कुछ पश्चिमी हिस्सा है, उत्तर पश्चिम का हिस्सा है, वो यूनानी कब्जे में आ जाता है। तो उस युद्ध के पश्चात यूरोपीय विजेता सिकंदर के नेतृत्व में जो भारत पर आक्रमण होता है वो मैसिडोन आक्रमण कहलाता है, और ये आक्रमण पिछले पारसी का आक्रमण से काफी भयावह होता है। सिकंदर जो है वो मैसिडोन के या मकदूनिया के क्षत्रप फिलिप का पुत्र होता है। सिकंदर मकदूनिया के या मैसिडोन क्षेत्र के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र होता है, जिसका शासनकाल 362 ईसा पूर्व के आसपास मकदूनिया में या मैसिडोन में रहता है। जो प्रसिद्ध आपने दार्शनिक का नाम सुना होगा, अरस्तु। अरस्तु सिकंदर का गुरु रहता है। अरस्तु जो है वो सिकंदर का गुरु है। प्रारंभ में जो सिकंदर का आक्रमण होता है वो एशिया माइनर के सीरिया, मिस्र, बेबीलोन, सोडियाना आदि पर होता है। वहां से विजय प्राप्त करने के बाद वो भूमध्य सागर के तट पर सिकंदरिया या अलेक्जेंड्रिया नामक नगर की स्थापना करता है। तो सिकंदर द्वारा जो एक नगर की स्थापना की जाती है उसे सिकंदरिया बोलते हैं या अलेक्जेंड्रिया बोलते हैं। सिकंदरिया नगर का जो संस्थापक है वो सिकंदर कहलाता है, उसको अलेक्जेंड्रिया भी बोला गया है। ये जो क्षेत्र है ये लकोटी नामक एक गांव है, वहां पर मछली पकड़ने का काम होता था। उसी क्षेत्र में इसने विजय के पश्चात सिकंदरिया या अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना की थी। 331 ईसा पूर्व में हमने बताया था कि टाइग्रिस नदी के तट पर आर्मेला का प्रसिद्ध युद्ध होता है, जिसमें दारा तृतीय के नेतृत्व वाली पारसी सेना हार जाती है। इस सफलता से संपूर्ण हखामनी जो शासक होता है, जो कि बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैला होता है, एक तरह से वो मानिए कि वो सिकंदर के पैरों में आ जाता है। हखामनी या पारसी साम्राज्य को ध्वस्त करने के बाद, उसको नष्ट करने के बाद, सिकंदर 326 ईसा पूर्व के आसपास 326 ईसा पूर्व के आसपास बसंत ऋतु के मौसम में अपनी दृष्टि भारत की तरफ करता है। विशाल सेना के साथ वो भारत की तरफ बढ़ता है 326 ईसा पूर्व के आसपास। हमने बताया कि उस समय जो भारत का राजतंत्र है या जो भी गणतंत्र है, उनकी स्थितियां बड़ी खराब रहती हैं। वो सब एक दूसरे से घृणा करते हैं, असंगठित रहते हैं। संगठित होकर के वो किसी बाहरी आक्रमण का सामना नहीं कर सकते हैं। इस समय जो भारत का पश्चिम क्षेत्र है या पश्चिमी देश है वो 28 स्वतंत्र शक्तियों में बटा होता है। भारत का जो पश्चिमोत्तर का क्षेत्र है वो 28 हिस्सों में बटा होता है। आप उस जगह पर 28 छोटे छोटे राज्य रहते हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो राज्य है वो है असमक। 28 राज्यों में जो सबसे पहला राज्य पड़ता है
ये हम केवल पश्चिमोत्तर क्षेत्र के राज्य के आपको नाम बता रहे हैं। जब सिकंदर का आक्रमण होता है पश्चिमोत्तर क्षेत्र से होता है, तो सबसे पहला उधर का प्रांत पड़ता है या छोटा देश पड़ता है, आप उसको छोटा देश ही मान सकते हैं। जो छोटे छोटे राजतंत्र गणतंत्र थे वो छोटे छोटे देश थे, तो आप वो भारत का हिस्सा था, तो ये असमक क्षेत्र पड़ता है। ये काबुल नदी घाटी के उत्तर का क्षेत्र है, जहां पर काबुल की सहायक नदियां अलीसंग और कुनार नदी बहती है। इसकी राजधानी कुनाल के किनारे है, कुनाल नदी के किनारे थी, उस समय की बात है। उस समय के यहाँ के जो निवासी थे वो अत्यंत ही निर्भीक स्वभाव के थे। इसके बाद जो अगला राज्य पड़ता है या अगला प्रांत पड़ता है वो गौर है। मैं छोटे छोटे आपको संक्षिप्त परिचय भी देता जाता हूँ कि सिकंदर के आक्रमण के समय जो 28 उस समय की स्वतंत्र शक्तियां थी जो किसी के अधीन नहीं थी, पश्चिमोत्तर भाग में स्थित थी, वो कौन कौन सी थी। गौर जो क्षेत्र होता है ये पंचकौर नदी घाटी का क्षेत्र होता है। इसके बाद पड़ता है पूर्वी असमक। पूर्वी असमक को अस्से कोनोस बोलते हैं, अस्से केनोस। फिर से मैं आपको बता देता हूं, जो पूर्वी असमक है इसको अस्से कोनेस बोलते हैं। इस राज्य को सुवास्त भी कहा गया है, उद्यान भी कहा गया है। इसकी जो राजधानी उस समय होती है मसंग होती है या मेगासा होती है। ये मालकंद दर्रे के पास स्थित रहता है। इसके बाद जो अगला राज्य पड़ता है वो होता है नीसा। नीसा जो है ये काबुल और सिंध नदी के बीच का क्षेत्र है। इसकी शासन प्रणाली उस समय की गणतंत्र होती है। जो नीसा होता है वो गणतंत्र होता है, जो कि हमने आपको गणतंत्र बताया है कि 16 महाजनपदों में कुछ गणतंत्र थे, उसी प्रकार से नीसा भी राजतंत्र वाला नहीं होता है, ये गणतंत्र होता है। इसके संचालन का जो दायित्व होता है वो मुख्य कुलों के या उस समय के जो अच्छे कुल हैं उसमें 300 प्रतिनिधियों के द्वारा इसका संचालन होता है। ये सिकंदर समय की मैं बात बता रहा हूं। इसके बाद जो अगला क्षेत्र पड़ता है उसे बोलते हैं पश्चिमी गांधार। इसको प्यूकेला ओटिस बोलते हैं, प्यूकेला ओटिस, ये इस नाम से भी ये जाना जाता है पश्चिमी गांधार को। तो इसका ये दूसरा नाम है जो आपको पुस्तकों में मिलेगा। ये काबुल और सिंध के बीच का क्षेत्र है। इसकी राजधानी उस समय पुष्कलावती होती है। इसकी राजधानी जो होती है वो पुष्कलावती होती है। ये आजकल का जो पेशावर स्थान है पाकिस्तान का, वहां से 17 किलोमीटर के उत्तर पूर्व की दिशा में बसा हुआ नगर है। पश्चिमी गांधार जो है आज के पाकिस्तान के पेशावर से 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बसा हुआ नगर है। इसके बाद जो अगला राज्य पड़ता है वो पड़ता है पूर्वी गांधार, जिसे कि तक्षशिला भी बोला गया है। मैं इन 28 आपको स्वतंत्र प्रांतों के नाम बता रहा हूं जो सिकंदर के समय थे। ये तक्षशिला जो है ये सिंध और झेलम नदी के बीच का पूर्वी क्षेत्र है। इसकी राजधानी हमने बताया कि उस समय तक्षशिला थी। सिकंदर के समय यहाँ पर जो शासक राज्य करता था उसका मुझे आपको नाम बताना जरूरी है, क्योंकि अभी उसका मैं आपको कुछ विवरण बताऊंगा। उस समय जो यहाँ पर राजा राज्य करता था उसका नाम था आम्भी, जिसको कि आप भारत के इतिहास में सबसे पहला देशद्रोही जानते हैं। भारत का ये सबसे पहला देशद्रोही था, अर्थात देशद्रोह का जो उदाहरण दिया था वो पूर्वी गांधार या तक्षशिला के शासक आम्भी ने दिया था। इसके बाद जो अगला राज्य पड़ता था उड़ीसा बोलते थे। उड़ीसा को अरसेक्स भी बोला गया है, अरसेक्स। ये कश्मीर के पश्चिम का उत्तर का क्षेत्र है। इसकी ये जो है उस समय का हमने आपको एक जनपद बताया था कम्बोज, सॉरी ये गांधार का क्षेत्र है। ये पाकिस्तान के उड़ीसा जो है पाकिस्तान के एक जिला है हजार या हजारा, उसी स्थान का ये क्षेत्र है। अर्थात इसको हम प्राचीन गांधार का भी एक भाग मान सकते हैं। इसके बाद जो अगला राज्य पड़ा या अगला प्रांत पड़ा वो हुआ अभिसार।
ये जो है कश्मीर के पश्चिम उत्तर का क्षेत्र है और ये प्राचीन महाजनपद में कंबोज का एक भाग था। फिर आता है केकय। केकय का भी नाम आपने रामायण काल में भी सुना होगा, जहाँ की राजकुमारी कैकेयी थी। ये झेलम और चिनाव के बीच का क्षेत्र था। इसमें पंजाब का झेलम और वहां का शाहपुर जिला का क्षेत्र शामिल था। इसके बाद पड़ता है पूर्व। पूर्व भी इस राज्य में आपको आगे बड़ा इसका इम्पोर्टेंट मतलब पहलू आएगा सिकंदर के आक्रमण के समय। ये झेलम और चिनाव नदी के ही बीच स्थित था और प्राचीन जो कैकेयी क्षेत्र था वो इसी पूर्व भाग का ही एक क्षेत्र था। फिर अगला जो राज्य पड़ता है वो है ग्लू-चुकायन। ग्लू-चुकायन जो है ये क्षेत्र कैकेयी राज्य के पूर्व में स्थित था और ये फेमस इसलिए था कि इसमें उस समय के कई बड़े और समृद्धशाली नगर बसे हुए थे। तो इस हिसाब से ये क्षेत्र काफी फेमस था, क्योंकि इसके जो कई नगर थे वो बहुत ही समृद्धशाली थे, बहुत ही मतलब अच्छे नगरीय सभ्यता के थे। इसके बाद जो अगला पड़ता है वो है गंधारिस। अगला जो राज्य पड़ता है वो है गंधारिस। इसका जो शासक था वो आपने पूर्व में हमने बताना मैं भूल गया था, यहाँ का शासक उस समय पोरस था और जो गंधारिस राज्य था यहाँ पर पोरस का भतीजा जो है वो यहाँ पर राज्य करता था। तो ये पोरस के भतीजे या पूर्व के भतीजे का क्षेत्र था। फिर जो अगला पड़ता था अद्रज। आद्रज ये जो है रावी नदी के पहाड़ी अंचल का क्षेत्र था। इसका जो मुख्य नगर था वो पिंपरजा नगर था। पिंपरजा इसका मुख्य नगर जो था उस समय पिंपरजा था। जरूर ये फेमस रहा होगा, तभी इसको इतिहास की पुस्तकों में मान्यता दी गई है। फिर पड़ता था कच्छ। कच्छ कच्छ राज्य जो है ये गणतंत्र वाला राज्य था, यहाँ पर राजतंत्र नहीं था। ये रावी और ब्यास नदी के बीच का क्षेत्र था। यहाँ की जो है शासन व्यवस्था बहुत ही मतलब गणतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित थी, तो सख्त व्यवस्था थी और यहाँ के जो निवासी होते थे वो लड़ाकू या साहसी किस्म के होते थे। इसके बाद जो अगला क्षेत्र पड़ता था वो पड़ता था सौभूति। सौभूत जो है ये झेलम के पूर्व में स्थित क्षेत्र था। इसको सोफाइटीज भी बोला गया है। यहाँ पर सौभूत लोगों का शासन था। कहीं कहीं पर इसे जो है सोफाइटीज भी बोला गया है। इस क्षेत्र के लोग या इस प्रांत के जो लोग थे, निवासी थे, बहुत ही बड़े युद्धवीर टाइप के थे। वो युद्ध करने में निपुण थे, साहसी थे। यहाँ के निवासियों मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा। यहाँ के जो निवासी थे वो शिकार के प्रेमी थे। शिकार के समय वो अपने साथ भयंकर कुत्तों को ले जाते थे। ऐसे कुत्तों को ले जाते थे जो सिंहों से भी भिड़ जाने में हिचकते नहीं थे। उससे आगे जान लीजिए कि मतलब यहाँ के लोग कितने साहसी थे कि उनके पास ऐसे आदमखोर कुत्ते थे जो कि सिंहों से भी टक्कर लेते थे, उनसे भी मुकाबला करते थे। ये दो राज्य कैसे थे जिनका सिकंदर से बहुत ही संघर्ष होता है। यहाँ इसकी भी शासन प्रणाली कच्छ की और सौभूत की, दोनों की शासन प्रणाली जो थी वो गणतंत्र थी। सौभूत को मैं इसलिए विशेष बता रहा हूँ क्योंकि इसके अध्ययन में मुझे कुछ ऐसे विशेष तथ्य आए थे जो मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए, जो कि शायद आप मतलब बहुत ही रेयर पुस्तकों में पाए होंगे। यहाँ की जात के जो लोग थे, सौभूत जात के लोग, ये सौंदर्य प्रेमी थे। इनका जो राजा होता था वो किसी वीरता या किसी योग्यता के आधार पर नहीं होता था। उस राज्य का जो सबसे सुंदर व्यक्ति होता था वही सौभूत का राजा बनता था। ये सौंदर्य के इतने बड़े प्रेमी थे कि ये सुंदर लोगों को ही राजा बनाते थे। सुंदरता का इनका मतलब वो ये था कि ये जो है अपने अपाहिज बच्चों को, जो बच्चे अंग विहीन होते थे उनको ये मार डालते थे, या दुर्बल होते थे, कुरूप बच्चे होते थे उनका ये
जन्म होने के तुरंत बाद ये वध कर देते थे। ये अंगविहीन व्यक्तियों को, दुर्बल और कुरूप व्यक्तियों को भी मार डालते थे। ये इनकी जो है सुंदरता के प्रति इतना लगाव था। ऐसा ही कुछ कल्चर जो है कच्छों में भी पाया जाता था। दोनों राज्य लगभग अगल बगल थे, दोनों का कल्चर लगभग एक जैसा था। और यही कल्चर या यही सभ्यता जो है भारत के बाहर यूनान के स्पार्टा क्षेत्र में भी पाई जाती थी। इसलिए मैंने इस पर थोड़ा ज्यादा विशेष आपको तथ्यों से अवगत कराया है। फिर पड़ता है भगल। भगल जो है कच्छ गणतंत्र के दक्षिणी हिस्से पर रावी और ब्यास नदी के बीच स्थित था। इसके बाद जो पड़ता था वो पड़ता था शिवी। शिव राज्य को अगर आप देखें तो आपने एक राजा शिव की कहानी सुनी है, जिसमें कि वो एक यज्ञ करते हैं और एक कबूतर के लिए वो अपने शरीर का मांस जो है दान में दे देते हैं। ये उन्हीं शिव का क्षेत्र था। यहाँ के लोग भी बहुत ही वीर और साहसी होते थे। ये जंगली जानवरों की खालों को अपने वस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे, अर्थात ये जो कपड़े पहनते थे वो जंगली जानवरों की खालों से बना होता था। इस राज्य के बारे में भी मैं आपको एक लाइन में बताऊंगा जो आपने हो सकता है बहुत रेयर सुना हो। इनके युद्ध का जो ढंग था वो बहुत निराला था, क्योंकि ये युद्ध में लाठियों का प्रयोग करते थे, ये किसी हथियार का प्रयोग नहीं करते थे। तो ये ऐसा राज्य था जो लोग लठ से लड़ाई लड़ते थे। इसके बाद था अगले साय। ये शिव के पास का क्षेत्र था। यहाँ के लोग भी अपनी निर्भीकता के लिए प्रसिद्ध थे। ये स्वतंत्रता के बड़े प्रेमी होते थे। परतंत्र होने की अपेक्षा ये जान देना उचित समझते थे, लेकिन ये परतंत्र होना नहीं चाहते थे। फिर पड़ता था क्षुद्रक। क्षुद्रक के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये भारतीय इतिहास में किराए पर लड़ने वाले राज्य के लोग थे, तो ये किराए पर लड़ते थे। ये जो क्षेत्र है रावी और ब्यास नदी के पास मांटगोमरी जिला है, वहां पर क्षुद्रकों का क्षेत्र था और ये गणराज्य था। यहाँ के सैनिक जो है बहुत ही प्रबल इनकी सैनिक शक्ति थी। इनकी सैनिक शक्ति बड़ी ही मजबूत थी और हमने आपको बताया कि यहाँ के सैनिक किराए पर लड़ने के लिए जाते थे। फिर है मालव। मालव जो है रावी और चुनाव के संगम के बीच है। मालव भी गणतांत्रिक राज्य था। विदेशी आक्रमण के साथ में प्रायः ये क्षुद्रकों के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ते थे, अर्थात इन दोनों का एक संगठन रहता था। जो अगर किसी विदेशी का आक्रमण होता था तो क्षुद्रक और मालव आपस में साथ में मिलकर के युद्ध को लड़ते थे। ये भी सिकंदर की लड़ाई में इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। बाद में सिकंदर को इनसे भी संघर्ष करना पड़ा था। इसके बाद था अम्बस्ट। अम्बस्ट जो है ये चिनाव नदी के निचले भाग में स्थित था। यहाँ की भी शासन प्रणाली उस समय गणतंत्र थी, अर्थात राजतंत्र नहीं था। फिर था छत्र। छत्र के साथ ही एक और राज्य था ओसेडी ओई। ओसेडी ओई ये दोनों राज्य अगल बगल थे। ये चिनाव और रावी नदी के निचले भाग में थे। यहाँ पर छत्र जात का गणतंत्र था, जबकि दूसरे क्षेत्र में जो है ये सिंध और चुनाव के बीच तक फैला हुआ था। फिर था शूद्र सुडोई। और इनके साथ भी एक राज्य था मसनोई। ये दोनों प्रांत जो है इनका ये दोनों गणतंत्र थे। ये आज के सिंध के बहावलपुर क्षेत्र के आसपास स्थित थे। ये सिंध की सहायक नदियों के संगम के बीच में स्थित था। इसके बाद था मुस्कत।
ये जो है वर्तमान सिंध प्रांत का, इसमें काफी हिस्सा शामिल था। इसकी राजधानी आजकल का जो सक्कर क्षेत्र है, सक्कर जिला है या एलोर जिला है, वहां पर है। इसकी भी जो शासन प्रणाली थी वो गणतंत्र से संबंधित थी, अर्थात गणतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर थी। फिर इसके बाद पड़ता है प्रोस्त। प्रोस्त जो है सिंध के पश्चिम में लड़काना जिले के आसपास का क्षेत्र है। सांब इसी के पड़ोस का स्थान था। इसकी राजधानी सिंध के किनारे पर स्थित थी, जिसका नाम था सिंडीमान। फिर अगला पड़ता है पटल। पटल जो है ये राज्य सिंध के दक्षिणी या सिंध के मुहाने पर स्थित था। इसकी राजधानी आजकल का जो बेहमनाबाद क्षेत्र है वो पटल की उस समय की राजधानी थी। तो ये 28 गणतंत्र जो है सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र पर स्थित थे। हखामनी जो शासक था उसके विनाश के बाद सिकंदर सबसे पहले पूर्वी बल्ख या बैक्ट्रिया क्षेत्र में एक उपनिवेश बनाता है। सिकंदर जो है सबसे पहले बल्ख या बैक्ट्रिया क्षेत्र या प्रांत से चलता है। वहां से अपनी सेना लेकर के ये काबुल के मुख्य मार्ग से हिंदकुश पर्वत तक आता है। वहां से चलते हुए सबसे पहले अलेक्जेंड्रिया पहुंचता है, जो सिकंदरिया। वहां के क्षत्रप को ये कुशासन का आरोप लगाता है कि तुम्हारी शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है, तुम्हारा जो है शासन वो सुशासन नहीं है, कुशासन है, और उसको पदच्युत कर देता है, उसे हटा देता है और अपने एक नए प्रतिनिधि को वहां पर क्षत्रप बनाता है। फिर सिकंदर निकैया क्षेत्र पहुंचता है। ये सिकंदर के मैं आने का रास्ता बता रहा हूं। सिकंदर वहां से अलेक्जेंड्रिया से निकल करके निकैया पहुंचता है। निकैया जो है वो भारत का सबसे निकटतम प्रदेश था, अर्थात भारत के क्षेत्र में नहीं था लेकिन भारत के पास से वो सबसे नजदीक था। निकैया जब वो पहुंचता है तो वहां पर तक्षशिला का राजा आम्भी, मैंने आपको बताया कि तो आम्भी अपना एक दूत मंडल सिकंदर के पास भेजता है। तो निकैया पहुंचता है और यहाँ पर तक्षशिला का जो शासक होता है आम्भी का शासन तो तक्षशिला में होता है, लेकिन निकैया ही पहुंचते आम्भी अपने एक दूत मंडल के साथ सिकंदर से मिलता है और उसे ये आश्वासन देता है कि हम तुम्हारे साथ हैं। इसके साथ ही वो सिकंदर को बहुमूल्य वस्तुएं और हाथी आदि उपहार में देता है। किसी भारतीय राजा का देश के प्रति विश्वासघात का ये उस समय का सबसे पहला कदम होता है। इससे पहले भारत में विश्वासघात का कोई ऐसा प्रमाण नहीं पाया जाता है। जब ये सिकंदर के साथ मिलता है तो ये इतिहास का सबसे पहला उदाहरण होता है। इसके बाद हिंदकुश का उत्तर में एक शशिगुप्त नामक जो राजा होता है वो भी आम्भी जैसा आचरण करता है और वो भी देशद्रोह में अपना दूसरा जो है सोपान स्थापित करता है, अर्थात वो भी देशद्रोही आम्भी के साथ मिल जाता है। यहाँ से सिकंदर, इस निकैया क्षेत्र से सिकंदर अपनी सेनाओं को दो भागों में बांध देता है। एक भाग को वो उस समय के हेपिस्थियान या पेडियस नामक सेनापति के नेतृत्व में काबुल नदी के किनारे किनारे खैबर दर्रे से भेजता है और उसे आदेश देता है कि तुम सिंधु नदी तक पहुंचो। दूसरे भाग का नेतृत्व सिकंदर स्वयं करता है और वो उस समय के कुनार और स्वात घाटी जो कि बहुत ही दुर्गम क्षेत्र हैं उनमें वो युद्ध करता हुआ आगे बढ़ता है। प्रथम सैन्य दल को वो जो भेजता है उसको उस समय के पश्चिमी गंधार के पुष्कलावती के शासक अस्कट के साथ में, या उस समय उसको हस्तिन बोलते हैं, उससे भीषण युद्ध करना पड़ता है। तो जो प्रथम सैन्य दल चलता है वो पुष्कलावती को जाता है और यहाँ के शासक हस्तिन या अष्टक के साथ में मुकाबला करता है। 30 दिन की लड़ाई के बाद यहाँ का राजा हस्तिन इस युद्ध में मारा जाता है। इसके बाद ये सेना जो उसकी प्रथम टुकड़ी थी वो सिंध नदी पर पहुंच जाती है।
लेकिन सिकंदर की सेना जो चलती है वो कपीसा पहले पहुंचती है। कपीसा पहुंचने के बाद उसको वहां के कुछ ऐसे स्वाधीनता प्रिय जातियों से या जनजातियों से युद्ध करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ उसे तक्षशिला से भी मिलता है। हालांकि तक्षशिला के शासक आम्बी ने गद्दारी कर दिया था, लेकिन जो कुछ स्वतंत्रता प्रेमी छोटे छोटे जनजातियां रही होंगी उससे उसको अवश्य युद्ध करना पड़ा होगा। पर्वतीय क्षेत्र की उसी समय की अन्य जातियां अस्पेसियन है, गौरियन है, अकुशिस है, अस्केनिया है, इनसे भी उसको युद्ध करना पड़ता है। ये छोटे छोटे मुकाबले होते हैं, लेकिन जो सबसे पहला उसे युद्ध करना पड़ता है वो सर्वप्रथम कुनार में अस्पेसियन से करना पड़ता है। तो उसका जो सबसे पहला मुकाबला होता है वो कुनार में अस्केसियन से होता है। सिकंदर को जो सबसे बड़ा प्रतिरोध झेलना पड़ता है वो अस्केसियन से झेलना पड़ता है। इसके बाद जो अगला प्रांत आता है नीसा। नीसा के जो निवासी होते हैं वो बिना युद्ध किए हुए उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं और उससे ये बताते हैं कि हम तो यूनानी ही वंशज हैं। वो अर्थात अपने यूनानी वंशज का हवाला दे करके अपने को युद्ध से बचा ले जाते हैं। यहाँ का उस समय का जो शासक होता है वो अकूफिस होता है। इसके बाद ये गौरियन क्षेत्र को जीत करके अश्वाकायनों की राजधानी मसंग में पहुंचता है। मसंग में पहुंचने पर उसे भीषण प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। यहाँ की उस समय की जो रानी होती है क्यूफिस, यहाँ की रानी क्यूफिस जो है वो सिकंदर के साथ काफी मजबूती से लड़ती है, काफी भीषण युद्ध होता है और परास्त होती है। यूनानी लेखकों ने अपनी किताबों में लिखा है कि इस युद्ध में पुरुष सेना के मृत्यु के पश्चात अर्थात पुरुष सेना के समाप्ति के पश्चात यहाँ की महिलाओं ने भी भीषण युद्ध किया था। यहाँ की महिलाओं के भीषण युद्ध से सिकंदर इतना खिन्न होता है कि ये उस राज्य की समस्त स्त्रियों का वध करा देता है, सबको मौत के घाट उतार देता है। ये एक ऐसा युद्ध होता है जो कि सिकंदर की वीरता को तो दिखाता है, लेकिन उसकी उदारता और वीरता दोनों पर काला धब्बा पहुंचाता है। अर्थात ये युद्ध वो जीतने के बाद भी सामान्य ढंग से वो हारा हुआ होता है, क्योंकि इस युद्ध में उसने पूरे राज्य की महिलाओं का हत्या करा दिया होता है या वध करा दिया होता है। मसंग के बाद वो वजीरा या बिजकोट पहुंचता है, बिरकोट पहुंचता है। फिर वहां से उदग्राम को जीतता हुआ सिकंदर पुष्कलावती क्षेत्र पहुंचता है। पुष्कलावती क्षेत्र में उसकी दूसरी सेना का अधिकार हो चुका होता है और यहाँ पर पश्चिमी प्रांत में ये अपनी सेनाओं को संगठित करके निकोनोर का वहां का छत्रप बना देता है। निकानोर या निकोनोर को यहाँ का ये छत्रप बना लेता है, यहाँ का संचालन व्यवस्था ये इसको प्रदान कर देता है। इसके बाद वो अपने नेतृत्व में आगे बढ़ता है। पुष्कलावती और सिंध के बीच के सभी छोटे छोटे प्रदेशों को जीत करके काबुल नदी घाटी के निचले क्षेत्र में सिकंदर की स्थिति काफी मजबूत हो जाती है। सिंध नदी पार करके वो स्थानीय सहयोग से कुछ अन्य दुर्गों पर कब्जा करता है जो कि एड्रियोनास का होता है। यहाँ पर वो उसका शासक शशिगुप्त को नियुक्त करता है। इसके बाद सिकंदर वर्तमान में जो ओहिंद का क्षेत्र है जो सिंध नदी के तट पर स्थित है वहां पर वो पहुंचता है। वहां पर उसके सेनापति पहले से ही नाव का पुल तैयार करके रखते हैं और वहां से तक्षशिला पहुंचता है। तक्षशिला में पहुंचने पर आम्भी के नेतृत्व में आस पड़ोस के कई छोटे छोटे राजाओं ने सिकंदर को बहुमूल्य वस्तुएं देते हैं और अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं। तक्षशिला को पार करके सिकंदर झेलम नदी तक पहुंचता है। झेलम नदी पहुंचने पर उसे झेलम और चिनाव नदी के मध्य स्थित शासक पुर या पोरस के क्षेत्र पहुंचता है और वो पोरस से आत्मसमर्पण की मांग करता है। पुर के राजा पोरस से वो आत्मसमर्पण की मांग करता है।
लेकिन पोरस उसकी मांग को ठुकरा देता है, वो आत्मसमर्पण नहीं करता है और वो कहता है कि हम युद्ध करेंगे। यही एक ऐसा युद्ध है जो छोटे छोटे प्रांत सिकंदर जीतता है, लेकिन उसको जो है बहुत इंपॉर्टेंस इतिहास में नहीं दिया गया है। लेकिन ये इतिहास में, भारतीय इतिहास में इसी युद्ध को महत्व दिया गया है। इसे झेलम का भी युद्ध कहते हैं। और झेलम को उस समय प्राचीन काल में मैंने बताया बितस्ता नदी बोलते थे, तो इसे बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। चाहे झेलम का युद्ध कह लें और चाहे बितस्ता का युद्ध कह लें। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि बितस्ता का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ा गया था। झेलम के पूर्वी तट पर और पश्चिमी तट पर पोरस और सिकंदर की सेनाएं रुक जाती हैं। बीच में झेलम नदी रहती है, एक तट पर सिकंदर की सेना रहती है, दूसरे तट पर पोरस की सेना रहती है। बरसात का उस समय का माहौल रहता है, बरसात का मौसम रहता है, झेलम नदी में बाढ़ ही होती है, इसलिए दोनों पक्ष इस अवसर की प्रतीक्षा करते हैं कि बाढ़ समाप्त हो जाए तब लड़ाई हो। लेकिन इसी जगह पर एक चूक होती है। एक भीषण बरसात की रात को सिकंदर धोखे से अपने सैनिकों को झेलम नदी में उतार देता है। पूर्व की सेना उस समय नॉर्मल रहती है कि चलो जब बाढ़ खत्म होगी तो युद्ध होगा, तो वो नॉर्मल अपना दूसरे तट पर रह रहे होते, लेकिन सिकंदर इसी जगह चालाकी करता है और अपनी सेना को वो धोखे से झेलम नदी में उतार देता है। लेकिन इसके साथ वो एक और चालाकी करता है, अपनी सेना की एक दूसरी टुकड़ी को 16 किलोमीटर उसी नदी के किनारे किनारे भेज करके वहां से भी वो सेना को झेलम नदी के इस पार उतार देता है। पुर के पास उस समय की विशाल सेना होती है, उसके पास उस समय लगभग 4000 आरोही और या घुड़सवार, 3200 हाथी और लगभग 32,000 जो है पैदल सिपाही होते हैं। जबकि सिकंदर जो अपने सैनिक भेजता है वो मात्र 2000 के सैनिकों को उतारता है, लेकिन सेना टिक नहीं पाती है। पुर का जो पुत्र होता है इस युद्ध में मारा जाता है। पुर अपनी पूरी सेना के साथ उन 2000 सैनिकों का मुकाबला करता है, लेकिन भारतीय सैनिक उस समय धनुष से लड़ रहे होते हैं और धनुष जो है गीली या बरसात के कारण दलदली जमीन पर नहीं रुक पाता है। घोड़े के उस समय के पांव भी दलदली भूमि में नहीं रुकते हैं। तो इस प्रकार से जो है पुर की सेना मुकाबले के लिए तैयार नहीं हो पाती है। सिकंदर के जो 2000 सैनिक होते हैं इस समय वो दिमाग से काम लेकर के वो पुर के हाथियों के पैरों पर प्रहार करते हैं, उनके पैरों को काटने लगते हैं। जब हाथियों के पैर कटने लगते हैं तो उसकी सेना में भगदड़ मच जाता है और हाथी अपनी ही सेना की तरफ से प्रस्थान करने लगते हैं, उसी में दौड़ने लगते हैं, जिसमें कि पुर की सेना कुचल जाती है। इस प्रकार सेना का काफी विनाश होता है और पुर की सेना अपने ही हाथियों से रौंद दी जाती है और पुर लगभग परास्त होने की स्थिति में आ जाता है। सिकंदर उसी समय आंभी को पुर के पास जो है आत्मसमर्पण के संदेशा भेजता है कि इनसे कह दो कि आत्मसमर्पण कर दें। देशद्रोह का स्मरण होते ही पुर जो है उसका खून खौल जाता है और वो आंधी पर एक भाले से प्रहार करता है। जब वो आंधी पर भाला फेंकता है तो आंधी घोड़े से आगे भागता है और इस प्रकार का एक जो चित्र है वो एक सिक्के पर प्राप्त हुआ है, जिसमें कि पुर को आंधी पर भाला फेंकते हुए दिखाया गया और आंधी को घोड़े से भागते हुए दिखाया गया है। तो इस प्रकार का एक सिक्का प्राप्त होता है। इसके पृष्ठभाग पर जीएस देवता की वेशभूषा में जो है सिकंदर का चित्र होता है। आंधी के वापस आने पर सिकंदर अपना दूसरा दूत मंडल भेजता है कि आंधी से पुर से कह दो कि जो है वो आत्मसमर्पण कर दे। लेकिन इस मंडल में, दूत मंडल में पुर का जो मित्र होता है वो मेरूस भी शामिल होता है। अपने मित्र मेरूस के कहने पर पोरस आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन पोरस की वीरता और सम्मान को दे करके सिकंदर उसको मुक्त कर देता है। प्लूटो के कथनानुसार सिकंदर जो है पोरस को उस समय 15 संघ राज्य और 5000 बड़े नगर और अनेक गांव जो है उपहार में देता है। इस प्रकार से अगर ये माना जाए तो सिकंदर की जीत होने के बाद भी ये पोरस की जो पराजय होती है वो जय में बदल जाती है। इसीलिए झेलम या बितस्ता का युद्ध भारतीय इतिहास में
महत्वपूर्ण है। झेलम या बितस्ता नदी के युद्ध के पश्चात सिकंदर अपने सैनिकों की अंत्येष्टि क्रिया करता है और वहां पर वो 2 नगरों की स्थापना करता है। पहला नगर होता है निकैया। निकैया जो है वो उसके घोड़े का नाम होता है और निकैया नगर को वो अपने विजयनगर के रूप में स्थापित करता है कि विजय मैंने पाई थी, इसलिए वो निकैया बनाता है। और दूसरा वो जो नगर बसाता है झेलम नदी के पास, उसको बोलते हैं बहु केफला। बहु केफला, बहु केफला जो है वो सिकंदर का घोड़ा होता है। तो सिकंदर अपने घोड़े के नाम पर एक बहु केफला नगर बसाता है। झेलम युद्ध के पश्चात सिकंदर ग्लोचुकायन, हमने बताया कि बहुत समृद्धशाली राज्य था, उस राज्य को भी जीतता है और पोरस को दे देता है। इसी युद्ध के दौरान अशोकों के प्रदेश में विद्रोह हो जाता है और वहां का जो छत्रप है निकानोर, उसको मौत की घाट उतार दिया जाता है। सिकंदर तक्षशिला और अलेक्जेंड्रिया के छत्रपों को, जो कि टाइरस पेस और फिलिप होते हैं, उनको विद्रोह को दबाने का आदेश देता है, जो अपने ईरानी सेना की मदद से उस विद्रोह को दबा देता है। सिकंदर फिर चिनाव नदी पार करके गंधारिस देश पर कब्जा करता है, उसे भी को समर्पित कर देता है। इसके बाद सिकंदर रावी नदी पार करके गढ़ जातियों पर आक्रमण करता है और आहिज नामक एक गणराज्य होता है वो आत्मसमर्पण कर देता है। सिकंदर जो है इसी प्रकार प्रिम्पजा की राजधानी पर भी कब्जा करता है। इसके बाद वो कच्छ के क्षेत्र को अधीन बनाता है, कच्छ के क्षेत्रों को पराजित करता है। और कच्छ हमने बताया था कि बहुत ही वीर होते हैं, जो कि मालवों के साथ में वो जो कि स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं, तो उनके युद्ध से वो इतना परेशान हो जाता है कि वो कच्छों की सामूहिक हत्या कराता है। इसके बाद सिकंदर के पास जो सौभूत क्षेत्र है, फेगला है, ये सब आदमी समर्पण कर देते हैं और इस प्रकार से सिकंदर छोटे छोटे विजय को प्राप्त करते हुए ब्यास नदी तक पहुंच जाता है। ब्यास नदी पहुंचने पर सिकंदर की सेना जो है वो अपने आप में स्वयं विद्रोह कर देती है। सिकंदर काफी प्रयास करता है कि ये सेना यहाँ से आगे भारत की तरफ बढ़े, लेकिन सेना आगे बढ़ने को तैयार नहीं होती है और ब्यास नदी के तट से सिकंदर अपनी सेना को वापसी का आदेश दे देता है। तो ये सिकंदर का जो है भारत पर उसने कहां तक आक्रमण किया था उसका क्षेत्र है। इसके बाद ब्यास नदी के बाद से वो अपनी सेना के साथ वापस चला जाता है। लेकिन इस जगह पर यह होता है कि एक विश्व विजय करने वाला या इतने राज्यों को जीतने वाला आखिर वापस क्यों जाता है या उसकी सेना क्यों विद्रोह कर देती है, इसका कारण है सिकंदर की सेना जो विद्रोह करती है कि हम ब्यास नदी के आगे नहीं जाएंगे, इसका कारण है। जो सबसे पहला कारण होता है, वहां के सैनिकों को अपने पुराने देश की याद आने लगती है, यूनान की याद आने लगती है। काफी समय से वो निकले होते हैं और वो निरंतर युद्ध करते रहते हैं, तो थकान के कारण उनके कुछ साथी अपंग हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कुछ साथियों की मृत्यु हो जाती है। तो इससे वो मनोवैज्ञानिक या उनका मनोबल टूट चुका होता है और उनको अपने घर की याद आती है। इसके बाद उन्होंने ये भी सुन रखा है कि अब उनका मुकाबला ब्यास नदी को पार करने के बाद भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य नंद वंश से होना रहता है। नंद वंश की वीरता को काफी हद तक सुन चुके होते हैं और झेलम नदी में जो उनको पुर से टक्कर लिए रहते हैं, उसमें भी सिकंदर के सैनिकों के जो हौसले होते हैं वो पस्त होते हैं। इसी कारण वो सिकंदर के नेतृत्व में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं और सिकंदर अपनी सेना को समझाने के बाद जब अपने प्रयास में सफल नहीं होता है तो अपनी सेना को वापसी का आदेश दे देता है। इस प्रकार भारत में सिकंदर की सेना ब्यास नदी के आगे नहीं बढ़ पाती है और 325 ईसा पूर्व के आसपास सिकंदर वापस चला जाता है। वापसी में जब सिकंदर जाता है तो वो एशिया के रेगिस्तानी भाग से होकर के जाता है
और बेबीलोन पहुंचता है। बेबीलोन पहुंच करके 2 साल बाद 323 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु होती है, और जो मृत्यु होती है वो होती है बेबीलोन नामक स्थान पर। तो ये सिकंदर का इतिहास और सिकंदर का भारत पर आक्रमण रहता है। पिछले बार में हमने आपको बताया था कि पारसी का आक्रमण का भारत पर काफी प्रभाव पड़ा था। इस प्रकार सिकंदर के भी एक संक्षिप्त आक्रमण का, चूंकि सिकंदर का जो आक्रमण था वो पूरे भारत पर नहीं हो पाया था, भारत के बहुत ही सीमा के छोटे से क्षेत्र में हुआ था, लेकिन यूनानी आक्रमण का जो है भारत के राजनीतिक स्थितियों पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन सांस्कृतिक स्थितियों पर काफी प्रभाव पड़ता है। तो सिकंदर के जो आक्रमण का प्रभाव है, हमने आपको बताया कि राजनीतिक रूप से इतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत छोटे छोटे प्रभाव पड़ते हैं। तो जो पहला होता है वो पहला प्रांत बनता है। जो पहला प्रांत होता है वो सिंध के उत्तरी और पश्चिमी भाग को मिलकर के बनाया जाता है, जिसका कि पहला छत्रप हमने आपको बताया कि निकानोर को बनाया जाता है, और उसकी हत्या के बाद फिलिप को बनाया जाता है। इसी प्रकार से एक दूसरा प्रांत वो बनाता है जिसमें सिंध और झेलम के बीच का भूभाग शामिल किया जाता है, और उस क्षेत्र को वो तक्षशिला के शासक आम्भी के अधीन कर देता है। तीसरे प्रांत में वो झेलम नदी के पूर्वी हिस्से को, ब्यास नदी तक का जो विस्तार फैला है उस क्षेत्र को वो पोरस के अधीन कर देता है, और चौथा जो प्रांत होता है वो सिंध का निचला हिस्सा होता है, और इस हिस्से का छत्रप वो पिर्थोन नामक सैनिक को बनाता है या सहयोगी को बनाता है। इस आक्रमण से भारत और यूनान के बीच में व्यापारिक आदान प्रदान की एक महत्वपूर्ण प्रगति होती है। व्यापारिक संपर्क स्थापित होता है। व्यापारिक संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से उस समय भारत और यूनान के सिक्कों का जो है आदान प्रदान होता है, और भारत में यूनानी मुद्राओं के अनुसार उलूक शैली के सिक्के ढाले जाते हैं। चांदी का उस समय का जो सिक्का होता है जिसे कि द्रम बोलते हैं या द्रामा बोलते हैं, ये प्रचलित होता है। भारतीय जो मुद्रा निर्माण की विधि होती है उसमें यूनानी प्रभाव पड़ जाता है। दीनार और दामा पर आधारित लोक शैली के उस समय के सिक्के ढाले जाते हैं भारत में। इसी प्रकार कला और ज्योतिष के क्षेत्र में भारतीय लोग यूनानियों से बहुत कुछ सीखते हैं। सिकंदर के आक्रमण का एक कुछ लाभ ये होता है कि कुछ यूनानी लेखक भी भारत आते हैं और भारत के उस समय की तत्कालीन सामाजिक आर्थिक दशाओं को अपने पुस्तकों में लिपिबद्ध करते हैं, जिससे कि भारत की उस समय की तात्कालिक और राजनीतिक आर्थिक संस्कृतियों का पता चलता है। सिकंदर का आक्रमण हमने बताया कि कोई बहुत प्रभावशाली आक्रमण नहीं होता है, लेकिन एक बात ये स्पष्ट कर जाता है कि भारत में छोटे राज्यों का कोई वजूद नहीं होता है, अर्थात उन्हें विशाल राज्य की स्थापना आवश्यक दिखाई पड़ती है। यूनानी आक्रमण से एक और चीज का उदय होता है जिसे कि बोलते हैं क्षत्रपीय शासन। क्षत्रपीय शासन, या जिसे आप मान सकते हैं कि छोटे छोटे जो राजा के प्रतिनिधि होते हैं उनको छोटे छोटे क्षेत्रों का अधिपति बना दिया जाना, वो क्षत्रपीय शासन जो है भारत ने यूनान से ही सीखा था। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव ये होता है कि मगध जैसा शक्तिशाली राज्य स्थापित होता है। पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में जो एक बिना दिखी हुई अदृश्य दीवार रहती है वो गिरा दी जाती है। इसी प्रकार से आवागमन के 3 मार्ग विकसित होते हैं, 4 मार्ग विकसित होते हैं, जिसमें कि 3 मार्ग स्थल मार्ग होते हैं और 1 मार्ग जो है समुद्री मार्ग होता है। इसी प्रकार से सिकंदर के आक्रमण का लाभ ये होता है कि हमको एक ऐतिहासिकता निर्धारित करने की आसानी हो जाती है। जैसे कि 327 ईसा पूर्व के आसपास सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तो एक ये होता है कि सिकंदर के आक्रमण से हम अपनी ऐतिहासिकता, या जैसे ईसा पूर्व के हिसाब से हम अपनी ऐतिहासिकता को दिखाते हैं, तो सिकंदर के आक्रमण से हम अपनी ऐतिहासिकता निर्धारित करते हैं।
सिकंदर के आक्रमण का चूंकि एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित वर्ष में होता है, इसलिए ऐतिहासिकता निर्धारण करने में सिकंदर का आक्रमण महत्वपूर्ण है। गांधार कला शैली का विकास होता है, जो भारत और यूनानी कला का एक मिश्रित रूप है। यूनानी दार्शनिकों ने भारतीय दर्शन शास्त्र पर भी अपना प्रभाव डाला है, तो भारतीय दर्शन शास्त्र ने यूनानी दार्शनिक या यूनान के दर्शन शास्त्र पर भी अपना प्रभाव डाला है। इसी प्रकार यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस के आत्मा पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो भारतीय विचारधारा से ही प्रभावित। इसी प्रकार चंद्रगुप्त ने उस समय सिकंदर की सेना और उसकी युद्ध प्रणाली का भी अध्ययन किया था और उसी का जो है उसने अनुसरण करके अपनी सेना के संगठन को इस स्तर पर तैयार किया जिसने कि नंदों की विनाश सेना का सर्वनाश कर दिया, उनको परास्त किया। सिकंदर ने इसी प्रकार जब वो यहाँ से वापस जा रहा था तो अपने साथ 2 लाख बैल को ले गया और बहुत से बढ़ई लोगों को यूनान ले गया। वो बढ़ई उस समय नाव, रथ, जहाज और कृषि उपकरण को बनाने में निपुण थे, इसलिए यूनान में भी भारतीय हस्तकला का विकास हुआ। सिकंदर जो है या यूनानी लोग जो है उस समय के भारत के बढ़ईगिरी के काम से काफी प्रभावित थे, इसलिए बढ़ई को ले जाना भी एक यूनानियों का जो है एक उद्देश्य था आक्रमण का, कि मतलब वो यहाँ की हस्तकला को अपने देश में स्थापित करना चाहते थे। तो ये भारत में सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव था और इसी के साथ फिर भारत में आगे विदेशी आक्रमणों की जो है चरणबद्ध प्रक्रिया धीरे धीरे प्रारंभ होती रहती है, जिसका कि आपको समय समय पर आपको इसी चैनल के उसमें अध्ययन कराया जाएगा। धन्यवाद।